एंड इस लास्ट मिनट रिवीजन में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि हो सकता है आ जाए। तो सबसे पहला है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। इसमें 3 फेज़ होते हैं, ठीक है। और ये किसने दिया था? WHO ने दे रखा है ये। उसमें 3 फेज़ में क्या है? साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। जो हमारा साइन इन है, साइन इन कब करते हैं हम? बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तो जब आप एनेस्थीसिया देने वाले होते हो उससे पहले आप क्या करते हो? साइन इन करते हो। टाइम आउट कब करते हो आप? टाइम आउट करोगे बिफोर स्किन इंसीजन। स्किन में इंसीजन लगाने से पहले आप क्या करोगे? टाइम आउट करोगे। उसके बाद आता है साइन आउट। साइन आउट आप कब करोगे? बिफोर पेशेंट लीव्स द ओटी। बिफोर पेशेंट लीव्स द OR, ठीक है। ओटी रूम छोड़ने से पहले पेशेंट मतलब ओटी रूम छोड़े उससे पहले आपको क्या करना होता है? साइन आउट करना होता है। तो एनेस्थीसिया देने से पहले, इंसीजन लगाने से पहले और पेशेंट का ओटी रूम छोड़ने से पहले क्या करना है आपको? ये चेकलिस्ट, सर्जिकल चेकलिस्ट फॉलो करना है। इसमें टाइम इन नहीं होता है, तो कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है, ये तीनों कंपोनेंट्स दिए होंगे और एक टाइम इन भी दिया होता है और पूछा होता है कि बताओ इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो टाइम इन नहीं होता है, ठीक है। साइन इन होता है, टाइम आउट होता है और साइन आउट होता है। उसके बाद बात करते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हो, एक इन है और 2 आउट हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम पहले साइन इन की। तो साइन इन में बेसिकली आप क्या देख रहे हो? इंडक्शन देने से पहले यानी एनेस्थीसिया देने से पहले साइन इन किया जाता है। ये बहुत ही एसेंशियल है। इसमें आप क्या करोगे? पेशेंट की आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी देखोगे, चेक करोगे, कोरिलेट करोगे आइडेंटिटी। उसके बाद कंसेंट देखोगे, कंसेंट दिया है कि नहीं। साइट मार्किंग देखोगे। और क्या आ जाता है? और उसके बाद एनेस्थीसिया सेफ्टी चेक्स जो भी होते हैं, एनेस्थीसिया सेफ्टी चेकलिस्ट, ठीक है, कि एलर्जी तो नहीं है ऐसे किसी ड्रग से। ये सब चीज़ें आपका आ जाता है साइन इन में। तो साइन इन में आप क्या क्या चीज़ें देखोगे? पेशेंट वही है जिसको ऑपरेट करना है, उसका कंसेंट उसने दिया है कि नहीं दिया है। साइट मार्किंग करोगे, ठीक है, कहाँ पे उसका ऑपरेशन होना है। एनेस्थीसिया सेफ्टी चेक करोगे कि कोई मेडिकेशन से इसे एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारा, और जो ये सारा आ जाएगा आपका साइन इन में। और साथ में पल्स ऑक्सीमेट्री से इसकी पल्स भी चेक करोगे, ठीक है। SpO2 भी चेक करोगे, सॉरी, SpO2 चेक करोगे आप। नेक्स्ट आता है टाइम आउट। टाइम आउट में क्या करेंगे? बिफोर इन स्किन इंसीजन, यानी कि स्किन में इंसीजन से पहले, हिंदी में बोलते हैं चीरा लगाने से पहले, है ना। तो स्किन में चीरा लगाने से पहले आप चेक करोगे, इन सीजन से पहले देखोगे। तो क्या चीज़ें देखोगे आप टाइम आउट में? ये बहुत फ्रिक्वेंटली टेस्टेड फेज़ होता है। इसमें पूरी इंटायर टीम आपकी इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या होता है? इंटायर टीम कंफर्म करती है। क्या कंफर्म करती है? कि करेक्ट पेशेंट है कि नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करेगी? करेक्ट पेशेंट करेगी। इसमें तो एनेस्थीसिया वाले कर रहे थे, अभी इसमें इंटायर टीम का काम है। और उसके बाद क्या देखेगी? करेक्ट साइट, ये भी करेक्ट पेशेंट, करेक्ट साइट चेक करेगी। और क्या क्या चेक करेंगे? प्रोसीजर, कि जो हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं वही होना है कि नहीं होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने से मतलब इंसीजन लगाने से पहले सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इज़ हमारा साइन आउट। साइन आउट में हम क्या देखेंगे? बिफोर पेशेंट लीव द OR। अब वो OT रूम छोड़ के जाए उससे पहले हम क्या चीज़ें चेक करेंगे? अब इसमें नर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। काउंट करेगी किसको? काउंट करेगी नर्स स्पॉन्जेस को, कि प्रॉपर स्पॉन्जेस हैं कि नहीं है, ठीक है, जितने यूज़ हुए थे। इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे कि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट उसके पास आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, पता चले एक आध उसके अंदर ही हुए, है ना। थ्रेड काउंट वगैरह, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा आपका लेबलिंग। अगर कोई सैंपल लिया गया है तो उसका स्पेसिमेन को लेबल भी करना होगा। और साथ में अगर एड्रेसिंग इक्विपमेंट प्रॉब्लम्स और रिकवरी कंसर्न जो भी है सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 फेजेस ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेशेंट पोजीशन में।
तो पेशेंट पोजीशन में आता है हमारा ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट जो होता है सुपाइन होता है लेकिन हेड टिल्टेड डाउन होता है। ठीक है, हेड कैसा होता है, टिल्टेड डाउन, इस तरीके का बेड पेशेंट जो है इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, पैर इधर सर इधर। ये कौन सी पोजीशन है, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन है। ठीक है, तो इसमें पेशेंट का क्या होता है, हेड डाउन होता है, लेग अप होते हैं। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्यों दी जाती है, यूज फॉर लोअर एब्डोमिनल सर्जरी। अगर लोअर एब्डोमिनल सर्जरी है, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल सर्जरी में ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे, या फिर कोई भी पेल्विक की सर्जरी है तब भी आप ये पोजीशन दोगे। ठीक है, टू मूव विसरा क्रेनिकली, क्यों करते हैं, टू मूव विसरा क्रेनियली। उसके बाद आता है लिथोटमी पोजीशन। लिथोटमी पोजीशन क्यों दिया जाता है, पहली बात तो लिथोटमी में पेशेंट इस तरीके से सुपाइन होता है प्लस लेग्स इन स्ट्रेट अप, इस तरीके से पेशेंट के लेग्स होते हैं। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, लिथोटमी पोजीशन है। इसमें कैसे लिखेंगे, सुपाइन विद लेग्स इन स्टेयर अप, पैरों को इस तरीके से ऊपर उठा रखा होता है। और ये किस लिए होता है, पेरिनियल एग्जामिनेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो प्रोसीजर, ठीक है, पेरिनियल से रिलेटेड हो गया, वेजाइनल से रिलेटेड हो गया, और कोई भी यूरोलॉजिकल अगर प्रोसीजर कर रहे हो तब भी आप लिथोटमी पोजीशन दोगे। उसके बाद आता है रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग। पहले सर ऐसे था, पैर ऊपर सर नीचे, इस बार क्या होगा, सर ऊपर और पैर नीचे। ठीक है, ये हमारा है रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। इसको हम कैसे लिखेंगे, हेड लिफ्टेड अप है विद सुपाइन। ठीक है, ये है हमारा रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। और क्यों यूज़ होता है, लेप्रोस्कोपिक में बहुत यूज़ होता है इसका, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी हो रहा है। ठीक है, और टू शिफ्ट द लीवर एंड गॉल ब्लैडर फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, ताकि इसमें गॉल ब्लैडर एंड लीवर अच्छे से दिख सके। उसके बाद आता है जैक नाइफ, जिसे हम कैरेस्के पोजीशन भी बोलते हैं। तो जैक नाइफ में क्या होता है, पेशेंट होता है प्रॉन पोजीशन होता है। ठीक है, विद हिप्स फ्लेक्स्ड, हिप्स कैसे होते हैं, फ्लेक्स्ड होते हैं। अब इसमें पेशेंट उल्टा लेटा है और उसके हिप्स कैसे हैं, फ्लेक्स्ड हैं। ये बेसिकली आपका प्रोक्टोलॉजिकल प्रोसीजर में यूज़ होता है। तो प्रोक्टोलॉजिकल प्रोसीजर कौन से होते हैं, हेमरॉइड वाले। ठीक है, हेमरॉइडेक्टमी अगर कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट है लेटरल डेक्यूबिटस। लेटरल डेक्यूबिटस में क्या होता है कि पेशेंट लाई ऑन नॉन ऑपरेटिव, लाइज ऑन नॉन ऑपरेटिव साइड, और ये किस लिए होता है, थोरेसिक सर्जरी के लिए हो गया हमारा। ठीक है, या फिर कोई भी रिनल की सर्जरी हो रही है तब हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ओटी में पोजीशन। अब ओटी में पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ऑपरेशन टेबल पे और रूम सेटअप इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि टेबल का जो हाइट है वो आइडियली होना चाहिए सर्जन के एल्बो तक, टू प्रिवेंट फटीग ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है, उसके एल्बो तक तो होना चाहिए ताकि वो सर्जरी करते करते थक ना जाए। उसके बाद एनेस्थीसिया जोन जो होता है वो हमेशा हेड के पास होना चाहिए, ऑलवेज एट द एंड ऑफ टेबल, हेड एंड के पास। ठीक है, क्यों हेड एंड के पास रखते हैं, ताकि हम क्या कर सके, मॉनिटर कर सके वाइटल्स एंड एयरवे को। ठीक है, एयरवे एक्सेस के लिए वाइटल्स भी इससे रेगुलर मॉनिटर होते रहेंगे और साथ में पेशेंट का जो एयरवे है वो भी मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टराइल फील्ड। स्टराइल फील्ड क्या है, बेसिकली एक स्टराइल जोन होता है जिसमें पेशेंट को ड्रेप किया जाता है। इसमें स्क्रब नर्स की ट्रॉली भी होती है और ये सर्जन के फ्रंट ऑफ सर्जन प्रेजेंट होता है। ठीक है, बैक ऑफ सर्जन नहीं होता है। तो स्टराइल फील्ड का होना चाहिए सर्जन के सामने, प्लस ड्रेप्ड पेशेंट होना, पेशेंट ड्रेप्ड होगा उस पर और स्क्रब नर्स की ट्रॉली भी होगी वहीं पे। तो ये तो हमारा है स्टराइल फील्ड, इतना कंसीडर करेंगे, बाकी सारा नॉन स्टराइल है। तो इसमें देखो क्या है, फ्रंट ऑफ सर्जन में क्या आ जाएगा, वेस्ट
टू शोल्डर हाइट, है ना। लेग्स के पास मत कंसीडर करना कि स्ट्राइल है, वो फिर अनस्ट्राइल एरिया है आपका। वेस्ट टू शोल्डर। नेक्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी में क्या आप देखोगे, ऑलवेज सिक्योर विद सेफ्टी ड्रेप। हमेशा आपको सेफ्टी ड्रेप सिक्योर करना है, यूजुअली अक्रॉस द थाई। आपको जनरली अब कहाँ सेफ्टी ये स्ट्रैप्स बनाते हो, सिक्योर करते हो, सॉरी, थाइस के पास में, ठीक है। टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ टेबल टिल्टिंग रोटेशन, जिससे कि आप प्रिवेंट कर सको फॉल को ड्यूरिंग द टेबल टिल्टिंग और रोटेशन। अगर टेबल टिल्ट या रोटेट हो रही है तो कोई भी चीज़ फॉल ना हो। उसके बाद आप क्या चीज़ें देखते हो, कॉटरी। आपका एक और इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है कॉटरी, ठीक है। कॉटरी में क्या करोगे, कॉटरी आपकी देखो एक होती है मोनोपोलर। तो मोनोपोलर कॉटरी का क्या रोल है, मोनोपोटरी को जो है, मोनो का मतलब सिंगल, ठीक है। तो जो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो फ्रॉम एक्टिव इलेक्ट्रोड ठीक है थ्रू द पेशेंट और रिटर्न इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है, रिटर्न इलेक्ट्रोड, जिसे हम ग्राउंडिंग पैड भी बोलते हैं, आपने देखा होगा ओटी में। ग्राउंडिंग पैड रिक्वायर्स अ पैड टू प्रिवेंट बर्न। बेसिकली वो जो पैड होता है, आपने देखा होगा कि हाथ के नीचे, पैर के नीचे इसलिए रखा जाता है ताकि क्या, किससे प्रिवेंट कर सके, बर्न से प्रिवेंट करने के लिए वो पैड को रखा जाता है। उसके बाद बाईपोलर कॉटरी भी आता है, बाईपोलर कॉटरी। तो बाईपोलर कॉटरी का क्या काम है, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, इसमें जो करंट है ना वो फ्लो करेगा, करंट फ्लो ओनली बिटवीन टू टिप्स ऑफ फोर्सेप। जो आप देखे होंगे कि जो बाईपोलर कॉटरी होता है उसमें केवल जो दो टिप हैं फोर्सेप के, उसमें ही करंट फ्लो करेगा, बाकी उसमें कहीं भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसमें किस चीज़ की नीड नहीं होती, पैड की नीड नहीं होती है, क्योंकि करंट फ्लो ही सिर्फ दो टिप में ही कर रहा है करंट फ्लो। तो इसलिए इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, बेसिकली बर्न से बचने के लिए आपको पैड की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये सेफ़र है पेशेंट के लिए विद पेस मेकर्स, जिनके पेस मेकर लगा होता है उनके लिए तो बिल्कुल सेफ़र है कि बाईपोलर कॉटरी का यूज़ करो। उसके बाद आपको एक और देखने को मिलेगा ग्राउंड। अब उसके बाद हम बात करेंगे ग्राउंडिंग पैड प्लेसमेंट की। तो ग्राउंडिंग पैड प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली जो अभी हमने पैड का यूज़ किया था, ग्राउंडिंग पैड यही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। ये जो ग्राउंडिंग पैड की प्लेसमेंट मतलब कहाँ रखोगे आप, इसे आप रखोगे मस्कुलर रीजन में, ठीक है। जहाँ भी मसल मास आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हो गया आपका थाई। अब आपको कहाँ रखना है, थाई में रखना है। जहाँ पे भी बोनी प्रोमिनेंस या फिर कोई भी मेटल इम्प्लांट है, ठीक है, कहाँ नहीं रखना है, बोनी एरिया और एनी मेटल इम्प्लांट्स, ठीक है। कोई भी मेटल इम्प्लांट्स है या फिर बोनी एरिया है या मेटल इम्प्लांट्स है, तो वहाँ पे आपको इस पैड को नहीं रखना है, क्योंकि चांसेस होते हैं बर्न हो सकता है। और हमेशा आपको कहाँ रखना है, मसल मास जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, जैसे कि थाई हो गया, थाई सबसे सेफेस्ट है, आप वहाँ रखो। नेक्स्ट है, अब इसके फंक्शन की बात करें तो कॉटरी का काम देखो किस चीज़ का होता है, कटिंग का काम होता है, वर्स कोगुलेशन, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कटिंग वर्सेस कोगुलेशन। तो देखो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जब कट मोड यूज़ करोगे तो कंटिन्यूस साइन वेव देखने को मिलेगा। जब ये मोड ऑन होगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको, साइन वेव, यानी कि हाई हीट और रैपिड होगा, ठीक है, हाई और रैपिड हीट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉटरी से कोगुलेशन का फंक्शन ले रहे हो तब आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉग, ठीक है। ये कॉग
वाइल कॉग यूजेस इंटरमिटेंट बर्स्ट, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरमिटेंट बर्स्ट, यानी कि लोअर हीट होगा और क्या करेगा, सील करेगा वेसल्स को। तो जब कोगुलेशन मोड में होगा तो इंटरमिटेंट बर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऐसे चिंगारी सी सुनाई देती है ना, और लोअर हीट, बहुत कम हीट होगी और साथ में क्या करेगा, वेसल को सील कर देगा। लेकिन कटिंग फेज में हीट बहुत ज़्यादा होता है और रैपिड होता है। नेक्स्ट स्मोक इवैक्यूएशन की बात करते हैं। तो स्मोक इवैक्यूएशन क्या है, जब आप सर्जिकल स्मोक देखने को मिलता है आपको, तो ये क्या होता है, ये बायो हजार्डस होता है, ठीक है। इट कंटेन्स केमिकल एंड पोटेंशियल वायरल पार्टिकल रिक्वायरिंग एफिशिएंट सक्शन। तो स्मोक इवैक्यूएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें क्या, ये बायो हजार्डस होता है, इसमें बहुत सारे आपको वायरल पार्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए एफिशिएंट सक्शन नीडेड होता है। क्या नीडेड होता है, सक्शन नीडेड होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।